हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, सुबह के 8 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया। खबरों का सिलसिला हम दोनों आपके साथ आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर विकास बिहार से। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस वक्त बिहार में आरजेडी के साथ सरकार बनाने में नाकाम होने के बाद अब कांग्रेस ने नीतीश पर डोरे डालने शुरू कर दिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर नीतीश कुमार से संघ का साथ छोड़ने की अपील की। दिग्विजय सिंह ने नीतीश से कहा है कि वो संघ की फूट डालो राज करो की नीति को पनपने ना दें। दिग्विजय सिंह ने नीतीश से कहा, बीजेपी संघ छोड़िए, देश को बर्बादी से बचाइए। हालांकि एनडीए जीत के बाद जोरदार जश्न मना रहा है और ये जश्न कल से ही जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिग्विजय सिंह की नीतीश कुमार से अपील, संघ का साथ छोड़ो। दिग्विजय सिंह ने नीतीश कुमार से ये अपील की है। एक के बाद एक कई ट्वीट करके दिग्विजय सिंह की नीतीश कुमार से ये अपील। जी हाँ, देखिए, और लगातार सुबह से ट्वीट कर रहे हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार बार बार अपने ट्वीट के जरिए ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संघ और भारतीय जनता पार्टी जिस भी दल के साथ जुटी है उस दल को उसने छोटा कर दिया और अपना कद बढ़ा लिया। और अब नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि अगर आपको और ज्यादा छोटा नहीं होना है तो फिर आप संघ का साथ और बीजेपी का साथ छोड़ दीजिए। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में। दोनों वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही अभय दुबे जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। प्रदीप जी, ये दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जमीन बचा नहीं पा रहे हैं और एनडीए जीत रहा है, तो नीतीश कुमार को नसीहत, इसके पीछे आपको क्या रणनीति दिखती है? नहीं, देखिए, दिग्विजय सिंह को उनकी पार्टी ही बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। पार्टी के बारे में उनकी जो राय होती है उसी पर जो है कोई बात करने को तैयार नहीं होता। ये इस तरह की बातें केवल जो है मीडिया में आने के लिए, रेलेवेंट बने रहने के लिए होती है। अन्यथा अगर उनको नीतीश कुमार से प्रेम था, नीतीश कुमार को लाना था, तो जब अलायंस बना रहे थे महागठबंधन चुनाव से पहले, तब नीतीश कुमार के पास ये प्रस्ताव लेकर जाते तो बात होती। अब बहुमत आ गया, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी को हराकर नीतीश कुमार फिर से सत्ता में आ गए, तो वो क्यों कांग्रेस के साथ जाएंगे जिसकी अपनी परफॉर्मेंस बिहार चुनाव में इतनी खराब रही है। 70 सीटें लड़े, 19 जीते। लेफ्ट पार्टीज को महागठबंधन ने 29 सीटें दी थी, 16 पर जीत गए। तो ये अगर इस तरह का परफॉर्मेंस कांग्रेस ने किया होता तो आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे होते। बिल्कुल। तो दिग्विजय सिंह की बात को मुझे नहीं लगता कि बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। तो प्रदीप सिंह जी, अपना घर बजाय सुधारने के दूसरे के घर में इंटरफेयर कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर, कल देर रात बिहार चुनाव के नतीजों का ऐलान चुनाव आयोग ने आधिकारिक रूप से कर दिया है। एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। एबीपी न्यूज आपको दिखाने जा रहा है चुनाव नतीजों पर बिहार में किस तरह पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, कैसे एक दूसरे को जीत की बधाइयां दे रहे हैं। शासन के सरकार बा, शासन के सरकार बा, आत्मनिर्भर बिहार बा। क्या महिला वोटर्स ने एनडीए को एक बार फिर गद्दी पर बैठाया? क्या एनडीए को पड़े महिलाओं के वोट नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की सबसे बड़ी वजह बने हैं? मोदी के हुंकार बा, सुशासन के सरकार बा। मोदी के हुंकार बा, सुशासन के सरकार बा, गर्दा बा। विकास के सरकार बा, विकास के सरकार बा, आत्मनिर्भर बिहार बा, गर्दा बा। क्या बिहार की महिलाओं ने तेजस्वी का सीएम बनने का सपना पूरा नहीं होने दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर के जरिए महिलाओं को जीत के लिए शुक्रिया कहा। बिहार की बहनों बेटियों ने इस बार रिकॉर्ड संख्या में वोटिंग कर दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर बिहार में उनकी भूमिका कितनी बड़ी है। हमें संतोष है कि बीते वर्षों में बिहार की मातृशक्ति को नया आत्मविश्वास देने का एनडीए को अवसर मिला। यह आत्मविश्वास बिहार को आगे बढ़ाने में हमें शक्ति देगा। सबसे पहले समझिए कि बिहार में हुए 3 चरणों के चुनाव में किस चरण में कितनी वोटिंग हुई और इसका क्या असर पड़ा। पहले फेज की 71 सीटों की वोटिंग में कुल 55.68% वोटिंग हुई, जिसमें 56.83% वोट पुरुषों ने और 54.41% वोट महिलाओं ने दिए।
अब इस फेज के नतीजे देखिए। यहाँ एनडीए को 22 सीटें जबकि महागठबंधन को 47 सीटें मिली, जबकि दूसरे और तीसरे फेज में महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से ज्यादा रही और इसका असर ये हुआ कि एनडीए ने दूसरे और तीसरे चरण में 103 सीटें हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी रैलियों में जंगल राज की याद दिला रहे थे, लालू राबड़ी के राज की कमियां गिना रहे थे। इसका असर महिला वोटर्स पर पड़ा, ऐसा साफ दिखाई भी दे रहा है। जंगल राज के युवराज क्या वो बिहार को आईटी के क्षेत्र में या आधुनिकता के किसी भी क्षेत्र में आगे ले जा सकते हैं? इसका जवाब मुझसे ज्यादा बिहार की जनता जानती है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जंगल राज की याद दिला रहे थे तो वहीं नीतीश कुमार पिछले 15 साल किए महिला कल्याण के कामों को प्रमुखता से गिना रहे थे। हम लोगों ने पोशाक योजना की शुरुआत की, लड़कियां स्कूल जाना शुरू की और हमने साइकिल योजना की शुरुआत कराई। और उसके बाद जगह जगह हम जाते थे तो लड़कों ने कहना शुरू किया कि अंकल हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए, तो 10 से लड़कों के लिए भी साइकिल योजना। सर की आगे पढ़ना चाहे, अगर घर में गरीबी है तो उसको 4 लाख रुपए तक की सहायता, सब लोगों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ, स्वयं सहायता भत्ता योजना, महिलाओं को और सरकारी सेवा में आरक्षण 35%। तो ये नीतीश कुमार की जीत में बहन बेटियों की भूमिका, इस पर हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जो बिहार से मौजूद हैं, एक एक कर आपका परिचय कराते हैं। पंकज झा जो हैं वो सीएम आवास से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा प्रशांत एलजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। निधि हमारे सहयोगी तेजस्वी यादव के घर के बाहर से आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित गुप्ता बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और साथ ही रणवीर कांग्रेस अध्यक्ष के घर से हमारे साथ जुड़ेंगे आगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबके पास जाएंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं यहाँ स्टूडियो में, उनसे ही बात कर लेते हैं। अभी जो हमने खबर दिखाई वो खबर थी कि किस तरह से महिलाओं ने बाजी पलट दी और प्रधानमंत्री ने खुद जीत का सेहरा इन महिलाओं के सर बांधा। अभय दुबे जी का रुख कर लेते हैं। अभय दुबे जी, ये जो इबारत थी, इसको एग्जिट पोल पढ़ने में क्यों नाकाम रहे, जबकि पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि महिलाओं ने ही सरकार बनाने के लिए सबसे ज्यादा मतदान किया, घर से निकलकर आगे निकली, उसके बाद भी एग्जिट पोल फेल रहे। इस इबारत को एग्जिट पोल बहुत से नाकाम रहे हैं, लेकिन कुछ एग्जिट पोल कामयाब भी रहे हैं। जैसे कि एबीपी का जो एग्जिट पोल था, मुझे लगता है वो असलियत के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंचा। बस उसमें एक फर्क रह गया कि उन्होंने बढ़त, कुल मिला के बढ़त जो है वो महागठबंधन को दिखाई थी, लेकिन आमतौर पर जिस तरह की करारी टक्कर दिखाई थी उन्होंने, वैसी ही करारी टक्कर हुई। लेकिन वोट परसेंटेज में एनडीए को बढ़त दिखाई थी, हाँ, वो भी हुआ। जी हाँ, वो भी हुआ। और महागठबंधन, एक ये भी कह सकते हैं कि महागठबंधन एक सीट से सबसे बड़ा दल बन गया। तो उस लिहाज से देखा जाए तो जो सी वोटर और एबीपी का जो पोल था, वो पोल काफी कुछ सही साबित हुआ है। दूसरे एग्जिट पोल बिल्कुल गलत साबित हुए हैं, जिन्होंने 160 सीटें दी थी, एक एग्जिट पोल ने तो 180 सीटें दी थी। तो उन सब लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि उनसे क्या गड़बड़ियां हुई। मुझे लगता है कि बिहार में जो हल्ला गुल्ला हो रहा था, जो शोरगुल हो रहा था बहुत ज्यादा, और खासतौर से महागठबंधन का जो समर्थन आधार है, जिसको हम लोग MY कहते हैं, मुसलमान यादव समर्थन आधार कहते हैं, उसकी तरफ से जो दावेदारियां की जा रही थी बहुत जोरदारी से, उससे बहुत बड़ा कोलाहल मचा हुआ था। हम और प्रदीप जी जब वहां पर थे तब वो कोलाहल हम लोगों ने भी देखा, और हम लोग कोलाहल के बीच में, कोलाहल के बीच में भी रहे। वो शांत वोटर जो मन में जो ठान लेता है वो करता है, उसको शायद पढ़ पाने में सब नाकामयाब रहे। सर, मुझे लगता है पहले जरा ग्राउंड पर लेकर चलते हैं दर्शकों को। जल्दी से सबसे पहले पंकज झा का रुख कर लेते हैं और जानते हैं पंकज से कि क्या नीतीश कुमार आज मीडिया के सामने आएंगे, ऐसी कोई चर्चा है? नहीं, अभी इस बात की कोई चर्चा नहीं है रोमाना। कल देर रात तक ये जो नीतीश कुमार का घर है, सरकारी बंगला, और यहाँ पर देर रात तक बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक हुई, फिर उसके बाद जेडीयू के नेताओं के साथ बैठक हुई। आज फिर 11 बजे उन्होंने जेडीयू के सीनियर लीडर्स को बुलाया है। सबसे पहले सीएलपी की बैठक होगी, पहले बीजेपी की, जेडीयू की अलग अलग होगी, उनके विधायक दल की बैठक, फिर एक ज्वाइंट विधायक दल की बैठक होगी। ये जो बगल में राजभवन दिख रहा है, जो बिल्कुल 200 मीटर की दूरी पे होगा मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले के, वहां इस्तीफा देंगे। फिर बात आएगी कि शपथ कब होगा, ये बताया जा, अभी उसके बारे में वक्त और तारीख नहीं तय हुआ है, लेकिन इस बात की संभावना जताई जा रही कि आज जब सारे फार्मूले तय हो जाएंगे तो हो सकता है कि नीतीश कुमार अपने मन की बात मीडिया से साझा करें। पहले अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में एनडीए की जीत में सबसे बड़ा रोल बीजेपी का रहा।
विधानसभा में हमेशा जेडीयू के साथ छोटे भाई की भूमिका निभाने वाली बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में है। सवाल है कि क्या जीत से गदगद बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखेगी? बिहार चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद जीत की ये दिवाली मनी बीजेपी दफ्तर के बाहर। बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं और अब मांग उठ रही है बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने की। जनादेश बीजेपी को है और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जनता ने साफ कर दिया है 70+ सीट बीजेपी को दी है, जदयू को 40 सीटें। बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए क्योंकि ये जनादेश बीजेपी को है स्पष्ट। सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, बीजेपी के बड़े नेता भी अब खुलकर यही मांग कर रहे हैं। बिहार बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष अजीत चौधरी ने तो खुलकर कहा कि इस बार नीतीश के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी, इसलिए बीजेपी नेतृत्व को अपना सीएम बनाने पर विचार करना चाहिए। मैं कहता हूं कि बिहार के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि अब जो है भाजपा का सीएम हो, इतना ही। बीजेपी में अपना सीएम बनाने की मांग उठने की वजह भी है। बिहार में बीजेपी ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। बीजेपी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है। बीजेपी से छोटे भाई वाला ठप्पा हट चुका है। 20 साल बाद बिहार में बड़ा भाई बनी है बीजेपी। सीट ज्यादा होने से जेडीयू से रिश्ते में बीजेपी का रुतबा बढ़ा है। यही नहीं, 2015 की तुलना में बीजेपी का स्ट्राइक रेट भी इस बार शानदार है। 2015 में बीजेपी 157 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जीत मिली थी 53 सीट पर, जबकि इस बार बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी और 70 से ज्यादा सीट इसके खाते में आई। हालांकि जेडीयू इन तर्कों को मानने को तैयार नहीं है। अगर 100 सीट भी बीजेपी जीतती है, 50 हम जीतते हैं, तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। हो गया? नैतिकता भी कुछ होती है राजनीति में। हो गया ना। दीवार पे लिखी हुई इबारत देखिए, लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। दीवार पे नहीं लिखी, ये तो दो पार्टियों के आपसी रिश्ते का मसला। ये आप जाके बीजेपी से पूछिए ना। बीजेपी बड़ी पार्टी है, जेडीयू छोटी पार्टी है। ये 5 साल का रास्ता बहुत मुश्किल वाला नहीं रहा। नहीं, नीतीश कुमार का चेहरे भरोसे का चेहरा है और उम्मीद का चेहरा है। नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया है। प्रदेश की जनता को नीतीश कुमार पर भरोसा है। जेडीयू के इस रुख को लेकर बीजेपी भी सतर्क है। 2015 में मोदी विरोध के नाम पर बीजेपी से नाता तोड़ने वाले नीतीश के हर दाव को बीजेपी अच्छी तरह जानती है, इसलिए अभी मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी किसी विवाद में नहीं फंसना चाहती। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे या उनको अब ये होगा कि केंद्र में उनको जगह दी जाए और यहाँ पर कोई और एक नया चेहरा हो? जब हमारे फरवरी में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा और जो हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसके बाद इस तरह के कयास मीडिया में क्यों लग रहे हैं, यह मुझे समझने में असमर्थ हूँ। नीतीश बीजेपी के लिए मजबूरी भी है। बिहार में एनडीए सरकार बनाने के लिए बीजेपी को हर हाल में नीतीश का साथ चाहिए, क्योंकि बीजेपी के पास अकेले दम पर सरकार बनाने के लिए जरूरी नंबर नहीं है और इसी बात का फायदा उठाएंगे नीतीश कुमार। तो बीजेपी के जरा इस सपने पर बात कर लेते हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, इस वक्त बीजेपी का सपना क्या है? रात में हमने देखा जश्न जोर शोर से मन रहा था, रात में दिवाली भी बन गई, पटाखे चले, मिठाइयां बटी। अभी जरा बीजेपी दफ्तर की तस्वीर भी दिखाते जाइए और सपना भी बताते जाइए। निश्चित तौर पर बीजेपी ने रात में 11 बजे के बाद में जश्न मनाया है। तस्वीर बदल कैसे रही है, पहले आपको एक वो तस्वीर दिखा देता हूं। यहां पर जहां मौजूद है बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर, यहां एक प्रधानमंत्री का एक बड़ा होर्डिंग लगा हुआ था प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ में कि एनडीए को जिताना है, लेकिन अब वो होर्डिंग बदला जा रहा है। अब वहां पर उसके ऊपर एक नया ये होर्डिंग लगाया जा रहा है, धन्यवाद बिहार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की तस्वीर के साथ में ही सुशील मोदी और संजय जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तस्वीर वाला ये होर्डिंग लग गया है। एक और तस्वीर दिखा देता हूं, उसके बाद में बीजेपी का जो प्लान है उसके बारे में बात करता हूं। ये जो जिस तरीके का होर्डिंग जेडीयू दफ्तर के बाहर है, उसी तरीके का नो कंफ्यूजन गेट कॉम्बिनेशन डबल इंजन की बात। अब बात करता हूं तस्वीरों के साथ में ही बीजेपी की रणनीति की। बीजेपी की तरफ से फिलहाल लगातार यही कहा जा रहा है कि क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार नहीं बल्कि कई बार इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि नीतीश कुमार ही वो चेहरा होंगे और नीतीश कुमार के चेहरे के साथ में ही चुनाव में गए थे, लिहाजा उसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। लेकिन अब सुबह से जो घटनाक्रम बदला है, हमको उसको भी गौर करना होगा। क्या अजीत चौधरी ने जो बात कही और ये कहा
कि अब समय आ गया है कि बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। क्या ये भविष्य में होने वाले बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट है? विकास, इसको उस तरह से देख जरूर सकते हैं, लेकिन वही मैं जिक्र कर रहा था सुबह का, अगर हम घटनाक्रम अभी जिसका आपने भी जिक्र किया था, दिग्विजय सिंह का ट्वीट। दिग्विजय सिंह ने एक तरीके से नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया है कि आप इधर आइए। तो यहां पर बीजेपी के लिए असमंजस की स्थिति क्या है? वैसे तो बीजेपी कह रही है कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम सब साथ साथ है, नीतीश कुमार का चेहरा है, वो मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन ये जो दूसरी आवाज उठी है वो इस वजह से अब यहां पर शांत हो सकती है, क्योंकि दिग्विजय सिंह की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ये खुला ऑफर है कि आप उधर से छोड़ करके इधर आइए, क्योंकि उनके पास भी, यानी कि बीजेपी के पास भी फुल फ्लेज मेजॉरिटी का नंबर नहीं है। और ऐसे में नीतीश कुमार अगर की मैं बात कर रहा हूं, हालांकि ऐसा जो होता दिख नहीं रहा, लेकिन उनके पास एक विकल्प खुल गया है कि इधर मुख्यमंत्री नहीं बन रहे तो उधर जाकर के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो इस वजह से जो आवाजें उठी भी थी ना, मेरे को लग रहा है अब शायद वो सुगबुगाहट फिलहाल के लिए तो थम जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे के साथ में ही इस वक्त एनडीए आगे बढ़ेगी। और वही बिल्कुल, लेकिन अगर पेच कहीं पर है ना तो इस पर जरूर है कि क्या नीतीश कुमार की अंतरात्मा जाग सकती है। लेकिन फिलहाल बिहार चुनाव परिवारवाद की राजनीति का अंत क्या होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में तेजस्वी यादव सरकार बनाने का सपना देख रहे थे, पर परिणाम आने के बाद साफ हो गया कि एक बार फिर बिहार में एनडीए की ही सरकार बनने जा रही है। और बिहार ही नहीं, बीजेपी की राजनीति पर आप अगर ध्यान देंगे तो वो जिस भी राज्य में चुनाव लड़ रही है वहां परिवारवाद की राजनीति को हाशिए पर पहुंचा रही है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिहार में एनडीए की सरकार एक बार फिर बनने वाली है। इस जीत ने जहां बीजेपी को बिहार में नए पंख दे दिए हैं, तो वहीं सवाल उठ रहे हैं कि क्या वंशवाद की राजनीति का अंत अब बीजेपी ने बिहार में भी शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव अगर बिहार में चुनाव जीत जाते तो ये लालू परिवार का राजनीति में नया उदय होता, लेकिन एनडीए ने अपनी हर रैली में वंशवाद पर सवाल उठाए और नतीजे बताते हैं कि इसका असर वोटर्स की सोच पर पड़ा। जंगल राज के युवराज, बिहार की जनता की, और मैं मानता हूं ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। लोग परिवारवाद में लगे रहते हैं और हम लोगों ने क्या किया? हमने तो यही कहा कि हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और एक एक व्यक्ति की सेवा करना हमारा फर्ज है और आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। हम लोग तो यही करते रहते हैं। बाकी लोग खाली बयानबाजी करेगा, करने का न कोई ज्ञान है न कोई जानकारी है कि कहां होगा। आपको मालूम है ना कि जंगल राज के युवराज विपक्ष के नेता थे। ये विधानसभा में एक दिन भी नहीं गए, विधानसभा एक दिन भी नहीं गए बजट में। संजय जी ठीक बोल रहा हूं, मैं रूडी जी ठीक बोल रहा हूं, एक दिन भी नहीं गए। मित्रों, ये विधानसभा में विपक्ष का नेता गायब होना ये व्यक्ति नहीं, ये बिहार की जनता के साथ धोखा है। इस बात को समझना चाहिए। यही नहीं, चुनाव से पहले खुद को गेम चेंजर और किंग मेकर कहने वाले चिराग पासवान की राजनीति पर भी इस चुनाव ने फैसला कर दिया। चिराग सिर्फ एक ही सीट जीत पाए जो उनकी। तो परिवारवाद और वंशवाद पर आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी जहां जहां भी जा रही है वो अपनी राजनीति के केंद्र में उस परिवार की पार्टी को ही ला रही है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है उस इलाके में। और ये यहां पर देखिए आप कि तेजस्वी यादव एक परिवार की पार्टी है और उनके साथ कांग्रेस की एक पार्टी, जिस पर हमेशा आरोप लगते रहे कि वो भी एक परिवार की पार्टी है और उन दोनों के चुनाव में कांग्रेस की वजह से सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। निधि श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ पटना से हैं और तेजस्वी यादव के घर के बाहर है। निधि, सवाल ये है बड़ा कि लोगों ने पसंद तो किया युवा को, तरुणाई को, लेकिन इतना वोट नहीं मिला कि तेजस्वी यादव अपनी सरकार बना पाते। हालांकि बहुत नजदीक तक पहुंच गए और ये भी कहा जा रहा है मैन ऑफ द मैच हैं, लेकिन क्या परिवार के पुराने कारनामे उन पर भारी पड़ गए?
जी बिल्कुल विकास, अभी हम चर्चा भी कर रहे थे स्टूडियो में कि किस तरीके से परिवारवाद का मुद्दा बीजेपी ने भी खूब भुनाने की कोशिश की। और अब अगर तेजस्वी यादव को शुरुआत से देखेंगे तो वो अकेले ही पूरे चुनाव में अगर कोई चेहरा रहा महागठबंधन की तरफ से तो वो तेजस्वी यादव रहे। चाहे वो रैली करनी हो, सभा करनी हो, और चाहे पोस्टर्स से लालू प्रसाद यादव को गायब करना, उन्होंने पूरी कोशिश की परिवारवाद की छवि से हटाकर, क्योंकि परिवारवाद के साथ साथ एक बड़ा दाग है जिसको लेकर विरोधी हमेशा से मुखर रही है कि तेजस्वी यादव जंगल राज की छवि को कहां तक हटा पाते हैं, कहां का कुछ बहुत हद तक हालांकि उन्होंने अलग करने की कोशिश की। जब भी उनसे जंगल राज को लेकर के प्रश्न किया जाता था तो वो ये कहते थे कि ये 15 साल पहले जो भी कुछ हुआ 15 साल बाद की कहानी और तस्वीर जो है वो अलग है, बिहार में नई इबारत लिखेंगे। लेकिन इस बार जो है परिवारवाद उन पर भारी पड़ गया ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की अगर बात कर लेते हैं तो जो कुछ मुद्दे रहे, चाहे वो नौकरी का मुद्दा रहा हो, चाहे बीजेपी या इन लोगों पर उंगली उठाने की जिस तरीके से उन्होंने बातें की, तो जनता जो है वो हो सकता है उस तरीके से उनको समझ नहीं पाई हो या ये लगा हो कि तेजस्वी अभी भी निधि आप करेंगे जैनेंद्र, वो जो दरवाजा है तेजस्वी यादव के घर का, ना वो हमने देखा 9 तारीख जो जन्मदिन था तेजस्वी यादव का उस दिन खुला, ना कल खुला। हालांकि 9 और 10 तारीख दोनों दिन हमने देखा था कार्यकर्ताओं की भीड़ जरूर थी, एक जोश जरूर था जो कल तो शाम होते होते खत्म होता चला गया और आज एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है तेजस्वी यादव के घर के बाहर। तो चुनाव की शुरुआत में जो सियासी तौर पर सवाल पूछा जाता था कि बिहार में काबा, उसका जवाब अब आपके सामने है। बिहार में नीतीशेबा। बिहार में भले ही नीतीश कुमार हालांकि चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हो, लेकिन इस बार का जो जनादेश है वो साफ तौर पर यह कह रहा है कि नीतीश के खिलाफ गुस्सा तो था। इस चुनाव में नीतीश ने पिछले 15 साल का अपने सबसे खराब प्रदर्शन दिया है अपना। मोदी से कोई बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, चुनाव प्रचार में ये नारा दिया था चिराग पासवान ने और इसे सच कर दिखाया है बिहार की जनता ने। चुनाव नतीजे के बाद एनडीए की जीत का सेहरा बांधा जा रहा है पीएम मोदी के सिर और नीतीश चर्चा से गायब है। ये जीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उसका सबसे ज्यादा योगदान है। सवाल है क्या चुनाव जीतकर भी हार गए नीतीश कुमार? अगर पिछले 15 साल की बात करें तो ये नीतीश का सबसे खराब प्रदर्शन है। साल 2005 के फरवरी में हुए चुनाव में नीतीश की पार्टी को 55 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद अक्टूबर 2005 के चुनाव में जेडीयू को 88 सीटों पर धमाकेदार जीत मिली थी। उस वक्त राज्य में नीतीश की पार्टी सीटों के मामले में पहले नंबर पर थी। साल 2010 के चुनाव में जेडीयू ने अपनी सीटों की संख्या बढ़ाकर 115 कर ली। पिछली बार यानी 2015 में जेडीयू ने लालू की आरजेडी से गठबंधन कर 71 सीटों पर कब्जा किया, लेकिन इस बार 50 से भी कम सीटों पर सिमट गई नीतीश की पार्टी। सवर्ण वोट जेडीयू को ट्रांसफर नहीं हुआ। अगर दुसाध वोट जो कि लोजपा का वोट है वो चिराग पासवान ने काट लिया, तो उससे ये रहस्य नहीं खुलता है कि जेडीयू का स्ट्राइक रेट इतना कम क्यों है। भाजपा को वोट मिले हैं प्रतिशत वाइज, परसेंटेज वाइज, और जितने जेडीयू को वोट मिले हैं उसमें 4-4.5% का फर्क है, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा अंतर है। उसका सीधा अंतर है कि भाजपा को उसके वोटों का नुकसान नहीं हो रहा, इसलिए स्ट्राइक रेट इनका स्ट्राइक रेट इसलिए है कम हो रहा है क्योंकि उनके वोट कट रहे हैं। अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो 2010 में जेडीयू 141 सीटों पर लड़ी थी और जीती 115 सीट पर, यानी 82% सीटों पर कब्जा किया। 2015 में नीतीश ने 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जिसमें से 71 कामयाब हुए। सफलता की दर रही 70%, लेकिन इस बार 115 सीटों पर लड़ने वाले जेडीयू को 43 सीटों से ही संतोष करना पड़ा, यानी सफलता की दर घटकर रह गई सिर्फ 37%। बिहार चुनाव के नतीजों के विश्लेषण से साफ पता चलता है कि नीतीश के खिलाफ सत्ता विरोध की लहर थी, लेकिन बीजेपी के खिलाफ नहीं। यही वजह है कि जहां 2015 के मुकाबले बीजेपी को 21 सीटों का फायदा हुआ, वहीं जेडीयू को 28 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। नीतीश के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को बीजेपी पहले से ही भांप चुकी थी। शायद इसीलिए चुनाव के पहले चरण तक बीजेपी के पोस्टर में नीतीश गायब थे। ऐसे वक्त में जब नीतीश तेजस्वी की 10 लाख नौकरियों के वादे को मिथ्या बता रहे थे, बिहार में इंडस्ट्री के नहीं होने पर दलील दे रहे थे, बीजेपी ने 19 लाख नौकरियों, फ्री कोरोना के टीका जैसे वादे कर चुनाव को पलट दिया। बीजेपी के प्रचार में मोदी की एंट्री ट्रम्प कार्ड साबित हुई। बिहार को सतर्क रहना है, बिहार को
सावधान रहना है। जंगल राज के युवराज से अलर्ट रहना है। साथियों, जंगल राज वालों ने अगर कभी आपकी चिंता की होती तो बिहार विकास की दौड़ में इतना पिछड़ता नहीं। नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया चिराग पासवान ने। चिराग की पार्टी भले ही एक सीट जीत पाई, लेकिन एलजेपी के उम्मीदवारों की वजह से जेडीयू को कम से कम दर्जन भर सीटों से हाथ धोना पड़ा। नीतीश को भी इन नतीजों का अंदाजा पहले से था। यही वजह है कि शांत स्वभाव के माने जाने वाले नीतीश को रैलियों में झुंझलाते हुए देखा गया। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो? जरा हाथ उठाओ। चारा चोर है सब, चारा चोर। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो। नीतीश चौथी बार सीएम भले ही बन जाए, लेकिन इस बार सरकार चलाना इनके लिए कांटों भरे ताज को लेकर चलने जैसा होगा, क्योंकि इस बार विरोधी भी इनसे बलवान है और सहयोगी भी। तो देखिए, वो कहते हैं ना कि एक व्यंजन अगर बार बार उसकी आवृत्ति हो तो फिर उसका स्वाद जो है ना आपको खलने लगता है, मन भर जाता है। और शायद नीतीश कुमार के साथ यही हुआ। लेकिन बीजेपी नेतृत्व तो शायद इसको भांप गया था कि जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हुआ वो बिहार में ना हो। हमारे साथ अभय दुबे जान गए थे, भांप गए थे, और शायद इसलिए पोस्टर से लेकर कैंपेन से लेकर सब जगह से नीतीश कुमार का चेहरा हटा दिया गया। देखिए, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं कि भाजपा ने नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है या सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको शुरू में ही भांप लिया था और उसी हिसाब से अपनी पूरी रणनीति बनाई। भाजपा की रणनीति बहुत ही सुव्यवस्थित थी। उन्होंने एनडीए को भी लगातार मजबूत किया, उसके साथ नए सामाजिक समूहों को जोड़ा और साथ में उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो नाराजगी है उसका नुकसान उन्हें न उठाना पड़े। बीच में ऐसा लगने लगा था कि नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी है उससे भाजपा के ऊपर भी डेंट लगेगा, थोड़ा इन्हें भी नुकसान होगा, लेकिन ऐसा नुकसान हुआ नहीं। नतीजे बताते हैं। अब आप आइए चिराग पासवान के ऊपर। अब मैं नहीं कह सकता कि उनको किसने चुनाव में खड़ा किया, कहां से उनके पास इतनी सीटें लड़ाने के लिए संसाधन आए, कैसे उन्होंने किया, लेकिन आप उन्होंने जिस तरह से अपने प्रत्याशी खड़े किए उन सबका एक ही मकसद था। खुद है दलितों की पार्टी, बड़े पैमाने पे आप ऊंची जात के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ और नीतीश कुमार के वोट बड़े पैमाने पर वो काट रहे हैं। इस तरह नीतीश कुमार, मुझे लगता है प्रदीप जी के पास में आती हूँ। प्रदीप जी, इसमें तो फिर भाजपा को, बीजेपी को यहाँ पर श्रेय देना चाहिए ना कि उसको पहले ही अंदाजा हो गया था कि नाराजगी लोगों में है। ऐसे में नाराजगी दूर करने की उसने बाकायदा रणनीति बनाई और अब सरकार तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनने जा रही है ना बिहार में। ये बात भी बार बार बीजेपी की तरफ से दोहराई जा रही है। तो क्यों ना कहा जाए कि ये डबल इंजन की सरकार और पूरा बीजेपी ने जोर लगा दिया कि एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार ही बने। नहीं, देखिए, बीजेपी को अंदाजा तो हो गया था कि नीतीश कुमार से नाराजगी है, लेकिन फर्स्ट फेज आते आते बीजेपी को लगा कि हमने जितना अंदाजा लगाया था उससे ज्यादा नाराजगी है। तो आप देखिए कि कैंपेन बीजेपी का बदला है। प्रधानमंत्री जो जंगल राज का मुद्दा फिर से ले आए, जो सेंट्रल स्कीम्स की बात उन्होंने और जोर शोर से बोलना शुरू किया, महिला मतदाताओं पर ज्यादा फोकस किया, ये स्ट्रेटेजी में चुनाव के बीच में एक बदलाव किया। दूसरी बात यह है कि ये चुनाव और नीतीश कुमार का साथ रहना, इसका बिहार में जीतना, ये नेशनल जो पॉलिटिक्स है, राष्ट्रीय राजनीति है बीजेपी की, उसके लिहाज से बहुत जरूरी था। अगला बड़ा चैलेंज बीजेपी का पश्चिम बंगाल में है। वो नहीं चाहती थी कि बिहार में हारकर पश्चिम बंगाल के चुनाव में उतरे, बिल्कुल, तो किसी भी कीमत पर जीतना चाहती थी। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार को बीजेपी छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर आज अभी नीतीश कुमार ये कह दे। हमारे संवाददाता जिनेंद्र कुमार जेडीयू मुख्यालय के बाहर से हैं और देखिए वहां पर सन्नाटा भी है। जिनेंद्र, सन्नाटा क्यों है? क्या जीत के भी हारने का एहसास है जेडीयू को? विकास, ये सवाल मुझसे है या जैनेन्द्र से है? माफ कीजिएगा ज्ञानेन्द्र, आपसे ही सवाल है, माफ कीजिएगा। तो विकास जी, सन्नाटा इसलिए है क्योंकि जो चर्चा आप स्टूडियो में बैठकर कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का क्या कद घटा है, भले ही
जेडीयू के दफ्तर के बाहर नो कंफ्यूजन ग्रेट कॉम्बिनेशन, और जो रोमाना कह रही थी कि बिहार में का बा जो सबसे ज्यादा चर्चित था, फिर से नीतीश कुमार बा वाला बोर्ड लग गया हो, लेकिन सन्नाटा है। और सबसे बड़ी बात विकास जी, जो कल हम दिन भर जेडीयू के दफ्तर में रहे, कार्यकर्ताओं के बीच में रहे, नेताओं के बीच में रहे, आपको याद होगा वो समय जिस समय थोड़ा सा आंकड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, उस समय जेडीयू के ठीक ठाक नेता जो कहे जाने वाले लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, वो इस बात की चर्चा कर रहे थे कि मामला जो है हमारा बहुत कम में जा रहा है। तो ऐसे में मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जेडीयू के कार्यकर्ताओं में एक बात और एक संभावना तो थी। नमस्कार भैया, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे आज हरा वाला कुर्ता है, तना हुआ? जी जी बिल्कुल, ये बिहार की जनता ने हरा झंडी सिंगल दे दिया आदरणीय मुख्यमंत्री। दिया आप लोग को तो गड़बड़ कर दिया ना, कम कर दिया पहले से। बीजेपी बड़ी पार्टी हो? कोई बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी नहीं, ये विकास का भाई है दोनों, और देश में भाई बीजेपी हो गया, मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा, ऐसा कह रहे हैं बीजेपी वाले। वो ये आप जान लीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एनडीए के शीर्ष नेता हैं, ये जनता के बीच में जनता के लिए। सुबह से 8 बजे से ये पहुंचे थे, इसलिए दिख गए, तो नमस्कार चमत्कार हुआ। विकास जी तो ये कह रहे थे कि अभी सब छोटा भाई बड़ा भाई वाला सिस्टम चल रहा है, लेकिन दफ्तर में जो कचरे हैं वो अभी साफ किए जा रहे हैं। कार्यकर्ता अभी यहाँ आए नहीं हैं और लोग अभी यहाँ पहुंचे नहीं। हाँ, उसी तरफ उलट बीजेपी का दफ्तर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वहां थोड़ा बहुत जो है होर्डिंग परिवर्तन सब कुछ चलने लगा है। तो जो कम सीट आई है विकास जी जेडीयू की, तो निश्चित रूप से न केवल जेडीयू के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सबको परेशान तो कर रही है, और बीजेपी के मुख्यमंत्री की जो मांग चल रही है उसको बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता। फिलहाल राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये कह दिया था पहले ही कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री वही होंगे। तो अब मुख्यमंत्री की शपथ भले वो ले लें, लेकिन ये जो बात है कि किसकी सीट कितनी, उसके अनुपात में किसका वजन ज्यादा होना चाहिए, ये तो देखने वाली बात होगी। जी विकास। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से बिहार में डबल इंजन की सरकार। हालांकि विपक्ष देखिए उम्मीद कर रहा था कि कोरोना को वो बड़ा मुद्दा बना देगा, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की गद्दी से वो उतार देगा, लेकिन चुनाव नतीजे साफ जाहिर करते हैं कि कोरोना चुनाव में बड़ा मुद्दा नहीं बना, और बना भी तो लोगों ने सत्ताधारी एनडीए का ही साथ दिया, विपक्ष का नहीं। ये समझाया गया था कि भाई अभी आपको जहां है वहीं रहना चाहिए। तस्वीरें कोरोना काल की, जब देश भर से प्रवासी मजदूरों का पलायन बिहार में हो रहा था। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब से लोग अपने गांव लौट रहे थे। तभी तय हो गया था कि बिहार में कोरोना बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है। इसकी उम्मीद हर विपक्षी पार्टी को थी। नीतीश के कोरोना काल में जहां है वहीं रहे वाले बयान पर भी काफी हो हल्ला हुआ था। तो ये समझाया गया था कि भाई अभी आपको जहां है वहीं रहना चाहिए। तेजस्वी ने पूरे चुनाव प्रचार में इसे सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनाया। तेजस्वी समेत पूरे विपक्ष ने कोरोना और रोजगार के मुद्दे पर नीतीश को खूब घेरा और उन्हें इस महामारी को रोकने में नाकाम भी बताया। तेजस्वी की लगभग हर चुनावी रैली में 10 लाख रोजगार देने का वादा होता था। कैबिनेट की पहली बैठक में तेजस्वी ने 10 लाख रोजगार देने की बात कहकर भी वोटर्स को लुभाने की पूरी कोशिश की। हम आपसे वादा करते हैं कि अगर हम मुख्यमंत्री बने, अगर मेरा पहला कलम अगर चलेगा, पहला अगर कैबिनेट मीटिंग में, मंत्रिमंडल में हम पहला हस्ताक्षर अगर करेंगे तो 10 लाख नौजवानों को रोजगार, सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे। हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहा नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता, अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा। कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? यह रेलवे से आएगा? कहां से आएगा? दरअसल बिहार लौटे कुछ श्रमिक तो वापस अपने काम पर लौट गए, लेकिन एक बड़ी संख्या है जो अभी भी बिहार में ही है। इनमें से कई चाहते हैं कि वो अब यहीं रहकर कुछ रोजगार कर लें और आगे का जीवन बिहार में ही बिताएं। तेजस्वी की निगाहें इसी वोट बैंक पर थी, लेकिन इस जंग में तेजस्वी एनडीए को रोक नहीं सकी और एनडीए को शानदार जीत मिली।
बिहार विधानसभा चुनाव को कोविड-19 महामारी आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की पहली परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा था। कोरोना वायरस का प्रकोप कम करने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया था, जिसका सीधा असर देश की इकोनॉमी और रोजगार पर भी पड़ा। ऐसे में अगर बिहार की जनता ने फिर से एनडीए का साथ दिया है तो इसका सीधा मतलब ये है कि मोदी के कोविड मैनेजमेंट से बिहार और बिहारी खुश हैं और उनको अभी मोदी और नीतीश की जोड़ी पर पूरा भरोसा है। तो देखिए कोरोना का मुद्दा क्यों नहीं चला। देखिए उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रही है और टेस्टिंग कोरोना महामारी के विस्तार को रोकती है। हम इस पर भी सवाल लेंगे। यहाँ पर हमारे साथ प्रदीप सिंह और अभय दुबे हैं, लेकिन सीधे चलते हैं एलजेपी दफ्तर के बाहर। प्रशांत है हमारे साथ। प्रशांत, क्या विपक्ष को कोरोना वैक्सीन के मुफ्त वादे का मजाक उड़ाना भारी पड़ गया? नहीं, देखिए विकास, जो भी परिणाम आया है उसके कई कारण तो होंगे, उसकी आप लोग चर्चा भी कर रहे हैं स्टूडियो में, लेकिन कोरोना जितना हम लोग घूम पाए विकास बिहार में, कोरोना यहाँ कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। कोरोना के बाद जो लॉकडाउन हुआ और जो प्रवासी मजदूर यहाँ लौट कर आए, उनको जो समस्याएं हुई, उनसे जुड़ी जो बातें थी उस पर राजनीति भी हो रही थी, उसका मुद्दा भी उठाया जा रहा था और वो मुद्दा कहीं जो मतदाता थे उनको प्रभावित भी कर रहा था। देखिए विकास, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी थी, वो काफी अलोकप्रिय हो गए थे, गुस्सा भी था कहीं कहीं, तो कई चीजें उसमें शामिल है और उसमें एक चीज ये भी शामिल है, जो प्रवासी मजदूर यहाँ लौटे उनको जो दिक्कतें हुई, नीतीश को जो दिक्कतें हुई, नीतीश कुमार का वो बयान बार बार हर जगह चलाया जाता था, तो ये सारे मुद्दे मिलकर ही नीतीश कुमार को अलोकप्रिय बनाते हैं। उनके खिलाफ जो नाराजगी है वो सारी चीजें हुई थी। लॉकडाउन का मुद्दा जरूर था, लेकिन कोरोना में आप देख रहे हैं, मैंने मास्क नहीं पहना है। जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं मुझे कई जगह ये टोका गया कि मास्क उतार कर बात करें तो ज्यादा बेहतर है। तो कोरोना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। लॉकडाउन से जो मजदूरों को परेशानी हुई वो जरूर बड़ा मुद्दा था। और जो बीजेपी ने वादा किया था कहीं ना कहीं असेसमेंट पे यहाँ पर विपक्ष इसलिए विफल नजर आता है क्योंकि उसको मैनेज करने में जो सरकार की भूमिका थी शायद उसे बिल्कुल निगेट कर रहा था विपक्ष। चाहे मुफ्त राशन पहुंचाना हो या फिर और सहूलियतें और जन कल्याण की योजनाएं जो इस लॉकडाउन के दौरान सरकार की तरफ से चलाई गई। और टेस्टिंग का जिक्र तो अभी विकास ने किया है। कैसे बिहार दूसरा राज्य देश का जहां सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। एनडीए की जीत से जश्न में डूबे कार्यकर्ता। बीजेपी दफ्तर में आकर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मनाई जीत की खुशी। जीत के बाद जेडीयू कार्यालय के बाहर लगा डबल इंजन सरकार का पोस्टर। ढोल नगाड़े बजाकर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में पोस्टर पर लगे तेजस्वी यादव की फोटो को भी लड्डू खिला दिए। कार्यकर्ता बोले तेजस्वी को जीत से सबक लेना चाहिए। जश्न मनाने में महिला जेडीयू कार्यकर्ता भी पीछे नहीं रही। गीत गाकर खुशी का किया इजहार। जीत के जश्न के बीच नीतीश के खिलाफ कुछ बीजेपी नेता हुए लामबंद। अजीत नारायण चौधरी ने कहा किसी बीजेपी कार्यकर्ता को सीएम बनाने की मांग की। जेडीयू नेता अजय आलोक बोले गठबंधन के नेता नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। छुटवैया नेताओं के बयान का महत्व नहीं। बिहार में सीएम विवाद पर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बोले एनडीए ने नीतीश को नेता चुना था, इसीलिए उन्हें ही सीएम बनाया जाना चाहिए। चुनाव में हार के बाद आरजेडी ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाया। कहा कम अंतर से जीतने वाले उम्मीदवारों को हराने का हो रहा है काम। धांधली का आरोप आरजेडी ने सीधे नीतीश कुमार पर लगा दिया। कहा नीतीश कुमार अधिकारियों को फोन कर धांधली करवा रहे हैं। काउंटिंग में गड़बड़ी की शिकायत लेकर देर रात आरजेडी नेता मनोज झा और कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की शिकायत। गड़बड़ी के आरोपों पर चुनाव आयोग की सफाई। चुनाव आयोग ने कहा किसी के दबाव में नहीं हो रहा काम, निष्पक्षता से काउंटिंग हुई। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी बीजेपी का बोलबाला। 7 में से 6 सीटों पर मिली जीत। कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। हसनपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी जीते। 80,000 से ज्यादा वोट मिले। तेज प्रताप ने ट्वीट कर लोगों को कहा शुक्रिया। प्यूरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी बांकीपुर से चुनाव हारी। बीजेपी के नितिन नवीन ने हराया। तीसरे नंबर पर रही पुष्पम प्रिया।
बांकीपुर से ही चुनाव लड़ रहे शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को भी मिली हार। कांग्रेस के टिकट से लड़ रहे थे चुनाव। मधेपुरा विधानसभा सीट से जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव हारे। आरजेडी के चंद्रशेखर ने दर्ज की जीत। इमामगंज सीट से जीतन राम मांझी ने आरजेडी के उदय नारायण चौधरी को 16,000 वोटों से हराया। मोकामा से आरजेडी के बाहुबली उम्मीदवार अनंत सिंह जीते। इस सीट से 5वीं बार मैदान में थे, अभी जेल में बंद है अनंत सिंह। गया सिटी से बीजेपी के कद्दावर नेता प्रेम कुमार की बड़ी जीत। 1990 से सीट पर कब्जा रहा, 8वीं बार विधायक बने हैं। पहली बार चुनाव लड़ रही बीजेपी उम्मीदवार और नेशनल शूटर श्रेयसी सिंह ने जमुई सीट से दर्ज की जीत। राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी को हराया। सिमरी बख्तियारपुर सीट से वीआईपी अध्यक्ष मुकेश साहनी हारे। 66,000 वोट मिलने के बावजूद आरजेडी प्रत्याशी ने 1800 वोटों से हरा दिया। जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ रहे लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय को लालू की ही पार्टी ने हराया। आरजेडी प्रत्याशी छोटेलाल राय के हाथों मिली हार। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के इस्तीफे देने वाली जेडीयू की मंजू वर्मा चेरिया बरियारपुर सीट से हार गई। आरजेडी के राजवंशी महतो ने हराया। दिनारा सीट से बीजेपी के बागी और एलजेपी उम्मीदवार राजेंद्र सिंह को बड़ी हार मिली। आरजेडी प्रत्याशी ने हराया। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत 243 में से 125 सीटों पर जीत दर्ज की। एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल पर मोहर। एबीपी न्यूज सी वोटर ने एनडीए गठबंधन के खाते में 104 से 128 सीटों का अनुमान लगाया था। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी। 74 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने दर्ज की जीत। 43 सीटों पर जीती जेडीयू। आरजेडी गठबंधन ने भी बिहार में एनडीए को दी कड़ी टक्कर। गठबंधन के खाते 110 सीटें गईं। बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी आरजेडी। 75 सीटों पर आरजेडी उम्मीदवारों की जीत। 19 सीटों पर कांग्रेस जीती। चिराग पासवान की अगुवाई में लोक जनशक्ति पार्टी का सबसे ज्यादा बुरा हाल। केवल एक सीट पर ही जीत दर्ज कर सकी। चुनाव से पहले एनडीए से अलग हुए थे चिराग पासवान। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत दर्ज कर सबको चौंकाया। ओवैसी ने जनता को दिया धन्यवाद। बोले विपक्ष की नाकामी की वजह से जीती बीजेपी। लेफ्ट के खाते में भी गई 16 सीटें। वीआईपी हम पार्टी को 4-4 और बीएसपी को मिली 1 सीट। राघोपुर सीट से तेजस्वी की बड़ी जीत। 73,000 वोट मिले। बीजेपी प्रत्याशी सतीश कुमार को 28,000 वोट से हराया। 2010 में सतीश कुमार ने इस सीट से राबड़ी को हराया था। तो बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया है। अमित मालवीय ने ट्वीट करके लिखा है कि नतीजों में सबसे प्रभावशाली पार्टी के तौर पर उभरी है बीजेपी। अपने दावे को साबित करने के लिए मालवीय ने बीजेपी का स्ट्राइक रेट का जिक्र किया है। अमित मालवीय ने लिखा है कि बीजेपी सिर्फ 110 सीटों पर लड़कर 74 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि आरजेडी 114 सीटों पर लड़कर 75 सीट जीत पाई। तो सवाल यह कि बीजेपी ऐसी तुलना से अब क्या संदेश देना चाहती है, और ये संदेश क्या वाकई आरजेडी को है या फिर ये संदेश अपने सहयोगी जेडीयू को है? दोनों का अंतर बीजेपी और जेडीयू का एक ही सीट, माफ कीजिएगा, बीजेपी और आरजेडी का एक ही सीट का है। लेकिन अमित मालवीय लिखते हैं भाजपा बिहार में सबसे प्रमुख पार्टी बनकर उभरी। हमने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा और 67.3% के स्ट्राइक रेट से 74 यानी कि 74 सीटों में जीत दर्ज की। आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा और 75 सीटें जीती। 80 में से 5 कम, बीजेपी की तुलना में बहुत कम। सबसे बड़ी पार्टी क्योंकि आरजेडी बनी, तो अपनी तुलना आरजेडी से तो कर रहे हैं अमित मालवीय, लेकिन क्या वाकई ये तुलना आरजेडी से ही है या फिर ये संकेत अपने सहयोगी जेडीयू को है? जी हाँ, देखिए बिल्कुल, जो अंग्रेजी में ट्वीट किया था उसमें डोमिनेंट शब्द का इस्तेमाल किया था, यानी कि बीजेपी जेडीयू को डोमिनेट कर रही है, आरजेडी को डोमिनेट कर रही है। अभय दुबे, बड़ा सवाल यह है कि क्या ये ट्वीट, कल अजित चौधरी का बयान भविष्य की किसी राजनीति की और गुबगाहट की ओर इशारा कर रही है कि अभी तो नीतीश कुमार ठीक है, लेकिन आने वाले वक्त में इतने छोटे भाई को बड़ा भाई बनाकर सर पर नहीं बिठाया जाए? देखिए, ये चर्चा भारतीय जनता पार्टी के अंदर और उसके बाहर जो दुनिया है, जो भाजपा से जुड़ी हुई दुनिया है, ये चर्चा अब उसमें लगातार चलती रहेगी और उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक कि भाजपा बिहार की मुख्यमंत्री की गद्दी नहीं प्राप्त कर लेती। अब वो गद्दी कब प्राप्त करेगी, उसके लिए वो एक माकूल समय कब निर्धारित करेगी, वो नीतीश कुमार को कब रास्ता दिखाएगी,
ये समय बताएगा। वो पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद होगा कि उससे ठीक पहले हो जाएगा, या पश्चिम बंगाल के चुनाव के और बाद में होगा, नीतीश कुमार का फिर क्या होगा, ये सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन भाजपा की थीसिस लगातार ये है, और इसको भाजपा के नेता आमतौर पर कहते भी हैं। उनका कहना है, हमारा नारा है 100% भाजपा, हमारा नारा है चप्पे चप्पे में भाजपा। हम ऐसा नहीं करना चाहते कि केंद्र में हुकूमत हम ये करते रहें और राज्यों में क्षेत्रीय शक्तियों को हुकूमत करने दें। इसमें उसकी भाजपा की कोई दिलचस्पी नहीं। भाजपा दिल्ली से लेकर और पंचायत तक अपना प्रभुत्व चाहती है, और एक पार्टी के तौर पर अगर वो ऐसा चाहती है तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं। बिल्कुल, और महत्वाकांक्षी होना गलत भी नहीं है। और राजनीति में अगर आप हैं तो जीतने के लिए ही लड़ते हैं ना, चुनाव हारने के लिए थोड़ी लड़ते हैं। लेकिन प्रदीप जी, जो बात अभी कही गई उसी को आगे ले जाते हुए अब नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा होगा? क्या नीतीश कुमार ऐसी सरकार के मुखिया बनना चाहेंगे जहां उन पर इतना दबाव हो, या फिर एक कंफर्टेबल रिस्पेक्टेबल एग्जिट लेने का वक्त उनके पास है, मौका है? क्या लगता है आपको? देखिए, नीतीश कुमार को आप उनके व्यक्तित्व को समझिए। वो बहुत प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन है। वो भावना में बहकर राजनीतिक फैसले नहीं लेते, वो ठोस राजनीतिक फैसले लेते हैं। वो निश्चित रूप से बैठक में बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक में ये कहेंगे कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता। जैसे ही ये बात वो कहेंगे, बीजेपी के हाथ पांव फूल जाएंगे। बीजेपी को मालूम है कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो ये सरकार कितने दिन चलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है जी। हर समय डर सताएगा कि नीतीश कुमार उधर जा सकते हैं। बीजेपी देख चुकी है कि अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को 8 महीने से ज्यादा उन्होंने चलने नहीं दिया था। तो क्या होगा फिर? बीजेपी मनाएगी नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार मानेंगे, लेकिन इसमें और ताकत मांगेंगे। तो ये जो घटी हुई संख्या है, इसको कंपनसेट करने के लिए वो कहेंगे, देखिए मैं मुख्यमंत्री हूं तो एक मुझे कंफर्ट लेवल चाहिए। फिर वो जो 15 साल से कर रहे हैं, वो उनका एक तय गुफा है कि ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है पार्टियों में। तो ये कैसे दूर होगा? ये इस तरह से दूर होगा कि हमको जितना मिलना चाहिए उससे ज्यादा दे दीजिए। तो प्रदीप जी, आप ये कह रहे हैं कि आंकड़ों के जरिए जो छोटे भाई बने हैं, परसेप्शन इस दाव को खेल के परसेप्शन में वो बड़े भाई बन जाना चाहते हैं। बिल्कुल बन जाना चाहते हैं, बनेंगे भी। बिल्कुल प्रदीप जी। तो बिहार में एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बन गई है। इस सरकार की खास बात यह है कि इसमें छोटा भाई और बड़े भाई का रोल, जो गठबंधन तय होते समय था, वो परिणाम आने के बाद बदल गया है। तो अब इस डबल इंजन की सरकार में पावर किसके पास रहेगी? पहले इंजन के पास या दूसरे इंजन के पास? ऋषि मिश्रा जी से बात कर लेते हैं। ऋषि मिश्रा जी, जो पावर ऑफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ा भाई है, छोटा भाई है, उसका रोल बदल गया है। बिल्कुल, देखिए इस पे हम लोग जो एक इसमें छुपा हुआ रहस्य है उसको भी हम लोगों को देखना होगा। इसमें दो छोटे पार्टी के पास भी सत्ता का चाबी रहेगा। एक वीआईपी जिनको 4 सीट मिला है, जिसमें हालांकि मुकेश सहनी हार गए हैं, और दूसरा जीताराम मांझी। और खबर आ रही है कि जीताराम मांझी डिप्टी सीएम पद की मांग कर सकते हैं। तो सत्ता का चाबी सिर्फ बीजेपी और जेडीयू के पास भी ही नहीं, 2 छोटे पार्टी हैं वीआईपी उनके पास और जीताराम मांझी के हम उनके पास भी रहेगी। अब कैसे अब इनको हैंडल करते हैं नीतीश कुमार, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। नीतीश कुमार भी और बीजेपी भी, क्योंकि जिस बड़े भाई और छोटे भाई का जिक्र कर रहे हैं तो फिर आंकड़ों के हिसाब से तो बड़ा भाई और बीजेपी है। इन सब के बीच अरविंद मोहन जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, हम महागठबंधन की भी बात करते हैं, हम एनडीए की भी बात करते हैं, लेकिन एक फैक्टर जिसने सबको चौंकाया, जो ब्रेक पर हम जिक्र भी कर रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी अब तक वोट कटवा, लेकिन किसी ने सोचा था कि सीमांचल में इतना नुकसान महागठबंधन को वो पहुंचा सकते हैं। अब जब वो किसी हिंदी पट्टी में चुनाव लड़ेंगे किसी राज्य में, तो ये नहीं कहा जाएगा कि वोट कटवाए, डरेंगे सब उनसे? नहीं, डर तो इस बार भी था और उन्होंने अपना असर दिखा दिया। बिहार का मैंडेट थोड़ा उलझा हुआ है, और जिन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत इस चुनाव में दिखाई दी, नीतीश कुमार और सुशील मोदी, मुझे लगता है फिर उनको चलाने की मजबूरी बीजेपी की भी होगी, जेडीयू को भी होगी और बिहार के लोगों को भी होगी। और उन दोनों को भी ये असलियत समझ में आ गई है कि हमको लोग कितना पसंद नापसंद करते हैं। ये चुनाव का फैसला भी आ गया। तो फैसला एक मामले में तो बहुत साफ है, लेकिन दूसरे मामले में ये भी है कि कोई बहुत साफ मैंडेट किसी एक तरफ, तेजस्वी उभरते दिख रहे थे लेकिन वो भी एक सीमा पे आके रुक गए। और इसी तरह का आप देखेंगे तो लाभ मुझे लगता है तेजस्वी और बीजेपी को है, लेकिन वो भी अपनी कहीं चला पाएं।
इसकी गुंजाइश मतदाताओं ने नहीं छोड़ी। जी, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, जो नतीजे हैं वो आपके लिए चौंकाने वाले हैं, क्योंकि एग्जिट पोल तो आपको स्पष्ट सरकार, स्पष्ट बहुमत की सरकार दे रहे थे। अब अगला रोल क्या होगा तेजस्वी यादव का? एलओपी बनने के लिए, विपक्ष का नेता बनने के लिए तैयार हैं, या किसी और को दे देंगे और पूरे 5 साल संघर्ष करेंगे? देखिए, ये नतीजे चौंकाने वाले बना दिए गए। नतीजे हमारे पक्ष में थे, लेकिन जिस तरह से हमें जीत से रोका गया, ये पूरी बिहार की जनता देख रही, देश की जनता। ये तो बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा कई मामलों में उजागर हुआ है, चाहे कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र में रातों रात किस तरह से अजित पवार जी को डिप्टी सीएम बना करके वो शपथ लिए थे, फिर जाना पड़ा था। वही हाल बिहार में होगा। आगे आगे अभी देखिए होता है क्या। मृत्युंजय जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहे, क्योंकि दिन भर एबीपी न्यूज पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपकी बात सुनकर एक जुबान पर बात आती है, और वो ये है विकास की मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये अब नहीं चलना चाहिए। तो बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार, और इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बिहार में जो एनडीए को बड़ी जीत मिली है, जिसमें बहुत अहम भूमिका बीजेपी की है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। देखिए, पहले कल खबर आई थी, मंच भी बताया गया था कि सजना तैयार हो गया है, लेकिन कल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे बीजेपी दफ्तर। आज अब शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय। यहाँ देखिए, बीजेपी मुख्यालय में ये बड़ी बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे, और इस संबोधन में वो बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के बारे में भी विस्तार से कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। हमारे साथ देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी जुड़ गए हैं सीधे। रविशंकर प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पार्टी की आपकी बड़ी जीत हुई है, और ये पहली बार होगा जब एनडीए का मुख्यमंत्री लगातार 16वें साल राज करने के लिए तैयार होगा, और सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाला बिहार का कोई मुख्यमंत्री हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। देखिए, इस जीत में स्वाभाविक है नीतीश जी चौथी बार कंप्लीट करने पर 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मुझे सबसे पहले तो एक बात कहनी है। हम लोग जमीन पर थे, काफी दिन प्रचार कर रहे थे, बिहार मेरा अपना प्रदेश है, लेकिन एक बात मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, लेकिन कुछ पीड़ा से कहूंगा, कि दिल्ली के पत्रकार, एग्जिट पोल वाले जो लिखते थे, क्या वो जमीन पर स्थितियों को सीधा भांपते थे क्या? देखिए, हम अपनी विजय में बहुत विनम्र हैं और शालीन भी हैं, लेकिन जिस तरह की बातें लिखी गई दिल्ली में, लगा तूफान चल रहा है, गए हम लोग, लुटिया डूबी हमारी। देखिए, बिहार के इस चुनाव का एक बहुत बड़ा जो संदेश है, विकास जी, आप तो बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, आपने राजनीति को देखा है कि बदलाव और विकास के पूरी प्रक्रिया से आम जनता जुड़ती है। महिला जिस तरह से वोट किया, और एक बात मैंने देखा, आज मैं और कहूंगा, कि जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार का तो काम हुआ ही हुआ, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जिस तरह से महिलाएं जुड़ी हैं, जो कोरोना में काम हुआ, जो बाकी उनके अकाउंट में पैसा गया, और आपको याद होगा कि मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि अगर बिहार में नीतीश जी की सरकार ने साइकिल दिया, तो मोदी जी ने कहा हिंदुस्तान की बेटी अब फाइटर प्लेन चलाएगी एयरफोर्स का, और जो 3 बेटियां सेलेक्ट हुई उसमें 1 बेटी बिहार की है जी। तो ये हमारा नैरेटिव था जी। एक तरफ जॉब की बात थी, आज तो मैं कह रहा हूं कि, और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, ध्यान रखिए, जो बेचारे जिनकी जुबान मुखर नहीं है, उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं, और उन्होंने बटन पर अपनी बात कह दी। आप बड़ी बात कह रहे हैं सर। एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है घेराबंदी करते हुए नीतीश कुमार की, वो ये कि एनडीए भले ही सत्ता में लौट रहा हो, लेकिन देखिए नीतीश कुमार की सीटें घट गईं। इसके पीछे वजह आपको क्या लोगों का गुस्सा लगता है, या फिर वोट कटुआ की भूमिका बड़ी लगती है?
देखिए, मैं आपसे कहूंगा कि 15 साल लगातार मुख्यमंत्री रहने के बाद कुछ फटीग फैक्टर बहुत स्वाभाविक है। क्षमा करिएगा, ये बहुत स्वाभाविक है। ये किसी के बारे में, किसी चुनाव में हो सकता है। लेकिन आज आप इस बात को समझिए कि बिहार की जनता ने, आज हर गांव में बिजली है, हर गांव में सड़क है। मैं अपने प्रचार में पूछता था कि पटना पहुंचने में कितना वक्त लगता है, कहा 4 से 5 घंटे। पहले कितना लगता था? 10 से 12 घंटे, अगर गाड़ी नहीं टूट जाए। आज मैं बिहार के हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इंटरनेट ले जा रहा हूं, पीएम का निर्देश है। ये सब चीजें नीचे पहुंच रही थी और बिहार की जनता ने विश्वास किया कि कुछ भी प्रचार हो, कुप्रचार हो, थोड़ा नीतीश जी से अगर लगे कि कुछ फटीग फैक्टर है भी, लेकिन बिहार के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। लेकिन इस डबल इंजन की तो सरकार में रविशंकर जी इस तरह से देखता जो हूं। पहले पावरफुल इंजन था वो अब कमजोर हो गया है, उसकी हॉर्स पावर कम हो गई है। और आपका इंजन जो छोटा भाई था, जिसकी हॉर्स पावर कम थी, उसकी ज्यादा हो गई है। तो इसका असर जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें दिखेगा। देखिए भदौरिया जी, पहले आप एक बात जान लीजिए, नीतीश जी से हम लोग का संबंध आज का है क्या? जब मैं चारा घोटाले के खिलाफ, लालू प्रसाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था 95 में, तब नीतीश जी लालू से अलग हुए थे उनके भ्रष्टाचार के कारण। फिर अटल जी की सरकार में 98 में रेल मंत्री बने। फिर 2005 से हम लोग साथ हैं, 2004 तक केंद्रीय मंत्री रहे। बीच में 2 साल 18 महीने की सरकार गई, किन कारणों से गई आप भी जानते हैं, उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा लंबा साथ है, हम एक दूसरे को समझते हैं, अच्छे प्रकार से समझते हैं। तो इसलिए वो जो आप समस्या बता रहे हैं वो कहीं नहीं है। हाँ, जनता ने हमको अधिक वोट दिया है जी, तो जनता जैसे भी देती है उसको हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं, लेकिन हम उसको एनडीए के विक्ट्री के रूप में देखेंगे। सर बिल्कुल एनडीए की विक्ट्री के रूप में ही उसको देखा और पढ़ा जाएगा। लेकिन जिस फटीग फैक्टर की आप जिक्र कर रहे हैं और स्ट्राइक रेट, ऐसे में अगर बीजेपी की बात की जाए तो वो तो बिहार के तमाम दलों में सबसे बेहतर 67.3 बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा है इन चुनाव में। अब फटीग फैक्टर जो आप खुद मान रहे हैं, उसको फिर दूर करने की जिम्मेदारी भी तो आपकी है ना, इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, मैंने आपको एक भारत की राजनीति के ऑब्जर्वर के रूप में कहा है। आप कृपा करके उसको नीतीश कुमार की आलोचना के रूप में देखेंगे तो आप मेरे साथ अन्याय करेंगे, क्योंकि मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, मोदी सरकार का वरिष्ठ मंत्री हूं, लेकिन मैं देश की राजनीतिक प्रोसेस को भी ऑब्जर्व करता हूं। जी, मैंने उस दृष्टिकोण से बात कही थी, आपको इसको समझना चाहिए, इसलिए आप उसको उसी रूप में लेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। नहीं, बिल्कुल हम उसी रूप में ले रहे हैं। सवाल है कंट्रोल करने के, हम लोग कोई कंट्रोल फ्रीक नहीं है। देखिए, ये कंट्रोल की बात तब आती है जब आपस में समझदारी का अभाव होता है। अगर समझदारी है, अगर बिहार को विकास के रूप में ले जाने का एक मादा है, तो इसलिए एक बात मैं आपको और कहूंगा विकास जी, मुझे आप अनुमति दीजिए जी। ये जो रोजगार की बात बहुत चली, आपके चैनल पर भी चली, जो उन्होंने कहा था, बिहार की जनता ने एक संदेश दिया है कि रोजगार वही दे सकता है जिसने पहले दिया है, और वो नहीं दे सकता जिसने सिर्फ बोला है। मेरे शब्दों को ध्यान रखिए आप। लालू जी और राबड़ी जी के 15 साल में 95,000 लोगों को नौकरी मिली। नीतीश कुमार के 15 साल में बीजेपी जेडीयू ने 6 लाख लोगों को नौकरी दी, 2.5 लाख शिक्षकों को नियुक्त किया, 1.5 करोड़ जीविका बेटियों को स्वावलंबी बनाया, आज वो कमा रही हैं। आज पटना में 9 बीपीओ आ गया है, मुजफ्फरपुर गया में आ गया है। हमने कहा हम हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर ले जा रहे हैं। मैं एक सवाल पूछता था अपने गांव में, अपनी रैलियों में, और आप इसको मैं कह रहा हूं क्योंकि आप देखे जाते हैं सुबह सुबह जी, लोग हर जगह अपने मोबाइल फोन से वीडियो लगाते थे, तो मैं पूछता था कि कितने लोग फेसबुक पर हो, तो हजारों हाथ उठते थे। ये है आकांक्षाओं का अभियान। और मैंने मजाक में पूछा, ये बताओ पहले भी मोबाइल तुम इस तरह से लेके चल सकते थे क्या? कहा नहीं सर, छीना जाता। देखिए, इस बात को समझिए, वो चीजें बिल्कुल रेजोनेट कर रही थी। और महिला, ईबीसी, और वो जो आपको एक चुनाव में जो गोली बाह में लगी थी, वो तस्वीर भी बहुत वायरल हुई थी, उसने भी रोल प्ले किया है क्या? देखिए, पता नहीं वो कहां से किसने निकाला, लेकिन एक बार मुझसे प्रेस में पूछा गया विकास जी कि जंगल राज 15 साल हो गया, क्या था जंगल राज? तो मैं आज आपके चैनल पर रिपीट कर देता हूं। नोखा में स्वर्गीय प्रमोद महाजन, हमारी मीटिंग थी उस दिन, 8 मीटिंग थी।
मैं भाषण करके बैठा, 25,000 लोग बैठे हुए थे और गोली चली और मेरी बाएं भुजा में कई छर्रे लगे। अगर आज आपके मुझे कहने में कोई उज्र नहीं है कि अगर ये नहीं होता तो शायद वो हृदय में लगती और आज मैं आपके सामने नहीं होता। प्रमोद जी ने मुझे बताया, दूसरी गोली उनको चेज कर रहे थे और आपके टीवी चैनलों ने उस समय में मेरे ऊपर अटैक को 3 दिन लाइव दिखाया। विकास बाबू, हम दोनों अटल जी की सरकार के मंत्री, हम दोनों एमपी, प्रमोद जी बड़े नेता, एक की गिरफ्तारी नहीं हुई, ध्यान रखिए आप। मैं पटना आया हेलीकॉप्टर से, वहां ऑपरेशन हुआ, एम्स में ऑपरेशन हुआ, बाद में मैं डॉक्टरों की राय की अवहेलना करके पूरी बड़ी पट्टी लेके पटना में प्रचार किया लालू के खिलाफ। लेकिन बड़ी बात क्या है कि इतना बड़ा हादसा हुआ, न हमारा स्टेटमेंट, न प्रमोद जी का स्टेटमेंट, और एक की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो अगर हम लोग के ऊपर जानलेवा हमले का यह हाल है विकास बाबू जी, आम आदमी का क्या हाल था, इसलिए वो चीजें बहुत चर्चा में आई। बिल्कुल, जंगल राज वाला फैक्टर आप कह रहे हैं कि इस चुनाव में वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में आया और इसने चुनाव को प्रभावित किया। सर, पिता के जंगल राज की आपने याद दिलाई, इस बार पुत्र तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, एक बड़ा तबका है लोगों का जो ये कह रहा है कि जीत हार अपनी जगह, लेकिन इन बिहार चुनाव का मैन ऑफ द मैच तो तेजस्वी यादव को ही कहलाया जाना चाहिए। आपकी नजर में मैन ऑफ द मैच कौन? देखिए, मैन ऑफ द मैच आप लोग तय करिए। जनता ने हमें जिताया है और हमें काम करना है। लेकिन हां, आज चुनाव खत्म हो गया है तो तेजस्वी जी ने मेहनत की, अच्छी बात है, पार्टी को संभालने की कोशिश की और उस मामले में उन्होंने एक अच्छा प्रचार किया। तो मैन ऑफ द सीरीज कौन होगा सर? 3 चरणों में चुनाव हुआ, क्या प्रधानमंत्री होंगे मैन ऑफ द सीरीज या नीतीश कुमार? देखिए, मैं आपसे एक बात साफ कहूंगा कि इसमें मुझे बिल्कुल स्वीकारने में उज्र उज्र नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री जिस तरह से लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री की ओर जनता विश्वास करती है। देखिए, इस बात को समझिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वो नीतीश कुमार से विश्वास करती है, लेकिन उसके पीछे सार ये है विकास बाबू कि नहीं, मोदी जी के साथ भी चलना है तो डबल इंजन की सरकार चल रहा है। ये मैं कहता हूं। बड़ी बात, तेजस्वी की बात कह रहा था, मैंने आज तक उनका नाम नहीं लिया है। आपने मुझे चर्चा कि वो अब विपक्ष में जनता ने उनको मैंडेट दिया, उनको विपक्ष की राजनीति करनी चाहिए। अच्छा है, लोकतंत्र में ये लगता है लोग नई ताकतें उभरनी चाहिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सर, वो वंशवाद की राजनीति और उसका सवाल मुझे लगता है आपसे इसलिए पूछा जाना चाहिए क्योंकि आपने पिता को हराया था। अच्छा, नितिन नवीन जो हैं उन्होंने बेटे को हरा दिया, राजनाथ सिंह जो हैं वो पत्नी को हरा चुके हैं। मतलब ये जो वंशवाद की राजनीति है, इसका जिस तरीके से सफाया करने पर बीजेपी लगी हुई है, मैं जानना चाहती हूं कि क्या वो वंशवाद की राजनीति कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर भारी पड़ रही है? अब आपने मुझसे ऐसा सवाल पूछ, देखिए आप एक बात सुनिए, मैंने भदौरिया जी मेरा चुनाव प्रचार आए थे जब मैं पटना साहिब लड़ रहा था जी, मैंने आज तक उनका नाम नहीं लिया, वो मेरे प्रतिद्वंदी थे। एक बार अपने चुनाव प्रचार में नाम नहीं लिया, जीतने के बाद भी नहीं लिया। मैंने खुद कहीं नाम नहीं लिया। जी, मैंने तो खुद आप ही की बात का सम्मान किया। मैंने तो खुद इसलिए नाम लिया। एक शालीनता। और रविशंकर जी, मैं आपसे 2004 के लोकसभा चुनाव से ये नाम आपके लबों पर लाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप हर बार धोखा दे के निकल जाते हैं। मेरा एक अपनी मर्यादा होती है विकास जी, आप मुझे जानते हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि ये थोड़ा वंशवाद का एक दूसरा बहुत उचित स्वरूप नहीं दिखा कि एक ही समय लोकसभा में पिताजी पटना से लड़ रहे हैं मेरे खिलाफ, माताजी लड़ रही हैं दूसरी पार्टी से लखनऊ से, और अब पुत्र हारे बांकीपुर से। तो पिताजी हारे, माताजी हारी, पुत्र हारे। तो मैं यही कहूंगा आप दोनों को कि जनता अपने तरीके से खामोश करना जानती है।
आप बड़ी बात कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी। एक सवाल और मुझे लगता है जिस पर आपको जरूर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इनफैक्ट दो सवाल हैं। एक तो मैं चिराग पासवान के लिए भी आपसे जानना चाहूंगी कि इस चुनाव में आपको क्या लगता है, सबक क्या है चिराग पासवान के लिए। लेकिन उससे पहले सर, दिग्विजय सिंह, उनका एक बयान आज सुबह आया और जिस तरीके से वो डोरे डाल रहे हैं नीतीश कुमार पर कि साहब संघ बीजेपी इसको आपको छोड़ना चाहिए देश बचाने के लिए, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? अरे भाई, दिग्विजय सिंह हार गए हैं ना जी, मध्य प्रदेश में बुरी तरह से हारे हैं ना, तो उनकी पीड़ा कहीं ना कहीं निकलेगी ना। कभी ईवीएम पर निकलेगी, कभी नीतीश बाबू पर डोरे डालेंगे निकलेगी। छोड़ दीजिए ना। ठीक, मैं उनकी टिप्पणियों को उतनी गंभीरता से नहीं लेता हूं। उनका भी एक मीडिया में हमेशा बने रहने का एक स्वभाव है। छोड़ दीजिए, उनका छोड़ स्वभाव देते हैं सर। ठीक है। देखिए, मैं आपने चिराग पासवान की बात की, उस पर मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं। जो आपने वंशवाद का पहले बड़ा अच्छा सवाल उठाया था। भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। यह परिवर्तन है अपेक्षाओं का, जिसे कहते हैं ना पॉलिटिक्स ऑफ होप, पॉलिटिक्स ऑफ डिजायर। हमें कुछ बनना है, हमें और आगे बढ़ना है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि परिवार का एक महत्व नहीं होता है, लेकिन आपको परिवारवाद में प्लस फैक्टर ऐड करना पड़ता है। इस बात को समझिए। आप खुद क्या हैं, आपने खुद क्या किया है, आपका खुद का संघर्ष क्या है, आपका खुद का कंट्रीब्यूशन क्या है, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। बिहार के इस बहुत क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन में स्वीकार करूंगा, या पूरे देश की बात आप देख लीजिए, तो हमारे प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो देश में एक आशा और ऊर्जा का जो एक दूसरा बहुत बड़ा क्षितिज बना है, तो ये देश समझता है कि नहीं, ये भारत की राजनीति का एक बहुत बड़ा बदलाव है। और उसी दिशा में मैं कहूंगा कि अब वो लड़े। मैंने उनका भी कभी नाम नहीं लिया, उनको शायद एकाध सीट मिली है। अब उनको अपनी राजनीति तय करने का अधिकार है, वो तय करें। ये तो अभी रविशंकर जी, जो एलजेपी कोटे का केंद्र में मंत्री पद खाली है, अब चुनाव तो बिहार के पूरे हो गए, क्या वहां पर चिराग पासवान को या एलजेपी कोटे का कोई मंत्री बनेगा? अब देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि एलजेपी एक बिहार बेस्ड पार्टी है ना, वो तो ऑल इंडिया पार्टी नहीं है, वो बिहार बेस्ड पार्टी है। बिहार में उन्होंने, हमारे उम्मीदवार थे मुख्यमंत्री के नीतीश जी, उन्होंने उनका खुला विरोध किया। अब इसके बाद क्या होगा नहीं होगा ये उनको तय करना है सबसे पहले। और देखिए विकास बाबू, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, हम अपने एलाइज को खुद नहीं भगाते हैं, कई लोग खुद चले जाते हैं, चाहे ये वो मान लिया जाए कि या अकाली दल हो। हमने नहीं कहा चली गई है, याद है ना आपको, केंद्र में भी उसके साथ अब गठबंधन नहीं रहेगा, तो इसलिए नहीं, अब ये मैटर उच्च स्तरीय तय होगा ना। लेकिन जो आज की राजनीतिक हकीकत है, मैंने उसका जिक्र किया। जी, एक आखिरी सवाल लूंगा रविशंकर जी आपसे। पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं राजनीतिक प्रक्रिया जी, एक आखिरी सवाल लूंगा। आपकी बिहार इकाई के एससी मोर्चा के अध्यक्ष अजित चौधरी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अब बदल देना चाहिए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए, बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि अब बीजेपी बड़ा भाई हो गया है। क्या ये बीजेपी की भविष्य की राजनीति की सुगबुगाहट है? देखिए, मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं, अब आपने किसका नाम लिया नहीं, मैंने उनका वक्तव्य नहीं देखा है, लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया, माननीय अमित शाह जी ने कह दिया, बिहार में प्रभारी भूपेंद्र जी ने, सुशील मोदी जी ने, प्रदेश के अध्यक्ष ने, मैंने कई बार कहा नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और उस पर उन्होंने पब्लिक प्रचार में कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, उसके बाद इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल नहीं मतलब। हमारा रिश्ता मजबूत है और मजबूत रहेगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपका रिश्ता ये यूं ही मजबूत बना रहे, और बहुत बधाई एक बार फिर से जिस शानदार जीत के साथ वापस एनडीए लौट रहा है बिहार की सत्ता में। तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को आप देख रहे थे अपने चैनल एबीपी न्यूज पर। मैं पहली बार आपके इस मॉर्निंग शो पे आया हूं, मैंने कई बार देखा है इसको, आपका शो अच्छा लगता है, चर्चाएं भी अच्छी होती हैं, इसलिए आप सबों का अभिनंदन। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर जी आपका।